पुलिस लाइन में आए? बचपन तो वैसे जो अलग एक ज़िंदगी होती है, हर बच्चे की होती है गाँव में। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं, आज़ाद हिंद फौज में सैनिक थे। भगत सिंह से काफ़ी प्रभावित हैं। ऐसे समाज सेवा से अकेले से काम नहीं चलेगा। पुलिस अनफिट बहुत है, तो पुलिस को फिट करेंगे। पहले तो मैंने सोचा शायद मांगने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सामान्य सी एक बोर्ड, एक चार्ट और खाने पीने की कोई बिस्किट टॉफी। भयभीत होते हैं कि हमारे बच्चे को कोई उठा ले जाएगा और ले जाएगा, तो ये भय था। कोई नाम देना शुरू किया। पहले पुराने कपड़े हैं, हाँ, कहीं का भी देश का कहीं का भी बच्चा हो, बशर्ते बस वो अभावग्रस्त परिवारों से हो। और नेताओं का अभी तक योगदान अपने पास शून्य ही है। पुलिस प्रशासन है वो, उसने आपका कितना साथ दिया इस काम में? क्योंकि अभी हिसाब मांगने वाले बहुत होते हैं बड़े माले जैसे। हाँ, हाँ, वो चाहे सपोर्ट भले ही ना कर पाए, लेकिन हिसाब जरूर चाहिए। उनको लगता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई भगवान नाम की कोई चीज़ है। यहाँ करीब 3-4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इस पाठशाला में। उसके बाद में वो माँ ही चल बसी साथ। जो हाथ कभी भीख मांगा करते थे या कपड़ा बिन के या कचरा बिन के अपना घर चलाया करते थे, आज उन हाथों में किताब है। जी हाँ, वो हाथ या वो आंखें अब सपना देख रहे हैं। सपना एक बेहतर जीवन का, एक बेहतर कल का। और ये सपना दिखाया है एक ऐसे शख्स ने जो कि अपने खुद की स्वयं की नौकरी करते हुए एक राह पे निकल पड़े, और उसके साथ साथ एक वो बोलते हैं राह पे निकल पड़े और काफ़िला बनता गया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं बैठक विद अमित। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो एक ऐसे सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं कि जिनकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। तो आज हमारे साथ हैं अपनी पाठशाला से धर्मवीर जी जाखड़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी सर, हमने बहुत सुना है आपके बारे में, देखा है हर एक चीज़, कैसे क्या बच्चों के लिए आप कितना कर रहे हैं, या फिर कितने सोशल मीडिया से लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं। बहुत ही एकदम दिल गदगद हो गया ये सब चीज़ें देख के। तो मन की आपसे मिला जाए, बातचीत की जाए, और आपने टाइम दिया। स्वागत आपका बहुत। बिल्कुल साहब, टाइम देना तो फर्ज है। जी सर, तो पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा? कैसे आपने बचपन से शुरुआत की, या पढ़ाई में कैसे आप पुलिस लाइन में आए? बचपन तो वैसे जो अलग एक ज़िंदगी होती है, हर बच्चे की होती है गांव में। गलियों में खेलना कूदना, हर वो काम करना जो एक बच्चे करते हैं, तो वो सारे किए हुए हैं उसमें। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि अपन कोई जन्म से कोई ज़्यादा होनहार थे या कोई और विरले थे, ऐसा कुछ नहीं था। वही थे, वही लड़कपन था, वही मस्ती, वही मौज, वही खेलना कूदना, वही आवारागर्दी, सेम सारा कुछ था। बचपन ऐसे ही बीता है। बिल्कुल। तो फिर कैसे, मतलब कैसे बचपन से एक सपना था कि पुलिस लाइन में आना है, देश की समाज की सेवा करनी है? हाँ, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं, आज़ाद हिंद फौज में सैनिक थे। और उनके किस्से, वो कभी जर्मनी जापान की जेल में बंद रहे, कभी वो म्यांमार की जेल में बंद रहे, और उन्होंने जंगलों में देश के लिए, आज़ादी के लिए खाक छानी, खूब संघर्ष किया। तो उनके जो किस्से सुनते थे ना, तो हमेशा था यार ज़िंदगी में दादा की तरह कुछ बढ़ेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। और उससे उससे भी ज़्यादा खास बात ये थी कि दादा हमेशा ही अपनी पेंशन के अलावा और कोई भी चाहत है वो नहीं रखी सरकारों से। भाई कोई चाहे मेरे को मुरब्बा दिलाएं, या मेरे को कोई बसों में ट्रेनों में कोई ऐसे पास बना के दें, या कई सारी योजनाएं थी सरकार की घरों में। उस टाइम में टेलीफोन भी बड़ी चीज़ थी, वो भी लगाने की थी कि भाई ऐसे लोगों के लिए वो घर में टेलीफोन भी लगा सकते हैं। लेकिन दादा ने की, उनकी इच्छा नहीं थी कभी ऐसी कि मेरे को केवल आजीविका चलाने के लिए पेंशन चाहिए, इसके अलावा मेरे को सरकार की और कोई सुविधा नहीं चाहिए। तो उनके ऐसे किस्से थे न, वो शुरुआत से ही प्रभावित ज़रूर करते थे। लेकिन कभी ये नहीं था कि चल करके आगे अपन कोई आगे भविष्य में कोई ऐसी पाठशाला खोलेंगे, ऐसा तो कुछ सोच में उस टाइम में नहीं था। वही प्रभाव है, उसी प्रभाव से जो ये इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया, ये हम सब देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल जो प्रभाव है दादाजी का जो आया है, वही देख पा रहे हैं हम। तो उसके बाद जैसे आपने पुलिस में जॉब स्टार्ट कर दिया, तो पुलिस में जॉब भी एक इतनी आसान जॉब नहीं है। जैसे कोई अगर बाबू है, बैठ के आ रहे हैं, आपकी जॉब तो ऐसी है कि आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। फिर उस वक्त आपके ये समाज सेवा का भाव कैसे उत्पन्न हुआ? एक कैसे बच्चों के साथ ये सब हुआ, कैसे शुरुआत? ये अब यूँ तो था, तो वो ठान तो लिया था जब से थोड़ी सी समझ में आई थी।
10वीं 12वीं क्लास बाद में थोड़ी सी यूँ यूँ समझ बढ़ी थी, तो अब यहाँ मन में तो किया कि कुछ बेहतर करेंगे। तो गांव में भी पहले कोई भगत सिंह नवयुवक मंडल बनाया। भगत सिंह से काफ़ी प्रभावित हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं। उनके जो विचार हैं वो उनकी छोटी सी उम्र में इतने महान बड़े विचार, यूँ मानो अपन 100 साल के भी हो जाए ना तो भी नहीं बन पाते। और उन्होंने उनकी उम्र 18-20 साल में ही उनके इतने विचार हो गए। 23 साल में तो वो इतना कुछ करके चले गए हैं जितना कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो वो उन्होंने हमेशा ही प्रभावित किया। तो उनके नाम से गांव में एक भगत सिंह नवयुवक मंडल बनाया। गांव के युवा साथी हैं, उनको सबको साथ लेकर के, और गांव में कोई पर्यावरण के लिए कोई पेड़ पौधे लगाने हैं ग्राउंड में, या कोई चौराहों पर कुर्सियां लगानी हैं, ऐसे गांव में कुछ पानी की व्यवस्था करनी है, गलियां रास्ते कोई चौड़े करने का प्रयास करना है, ऐसे कुछ काम शुरू किए। ब्लड डोनेशन, कोई ब्लड देने का काम, ऐसे ऐसे शुरू किए। फिर घर की सिचुएशन, घर वालों ने कहा कि भाई कोई रोज़गार लगो, ऐसे समाज सेवा से अकेले से काम नहीं चलेगा। तो फिर प्रयास किया, नौकरी के लिए निकले। नौकरी के लिए झुंझुनू में भी कई साल तक 2-3 साल तक कोचिंग की, तैयारी करी, टीचर्स में पास नज़दीक से जा कर के रह जाते थे, नहीं हो पाता था सिलेक्शन। फिर प्रयास करते थे, ऐसे करते करते 3-4 साल निकल गई। फिर घर वाले बोले कि अब कोई ना कोई काम धंधा पकड़ो, सारे आपके साथ वाले हैं ना वो कोई काम धंधा कर रहे हैं, कोई कहाँ कर रहा है कोई कहाँ कर रहा है, तो आप भी कोई काम धंधा करो और अपने खुद के पैसा कमा करके उनसे पढ़ाई अब आगे की चलाओ आप। सही बात है। फिर हमको भाई करेंगे। फिर गांव में एक पंचायत स्तर पर एक वैकेंसी निकली थी जो मेरिट के आधार पर थी। तो सीनियर में 70-72% थे उस टाइम में। तो वो उस आधार पर गांव में पंचायत में मेरा एक सिलेक्शन होया रोजगार सहायक के रूप में। उसके हालांकि 3,000 रुपया महीना ही सैलरी थी, लेकिन मुझको एक बार ठीक है, इसके साथ साथ में थोड़ी तैयारी करते रहेंगे। और उसमें था ये कि नरेगा में काम करने वाले जो हैं उनको संभालना था। अच्छा, मैनेजमेंट में था। हाँ, मैनेजमेंट था, उनको काम ला के देना, उनके काम को संभालना। तो वो शुरू किया पंचायत में, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी किताबें, ज़्यादा तो वक्त नहीं मिलता लेकिन थोड़ी थोड़ी देखते रहे। फिर उसी समय एक पुलिस की भर्ती निकली, तो उसमें फिजिकल की तैयारी करी। हालांकि फिजिकल में काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन अभ्यास काफ़ी किया। हमारे यहाँ सांखू, मालानाबास और गांव के बीच में एक बड़ा सा भीड़ है, खूब उसमें अभ्यास किया, तैयारी करी, तो फिजिकल भी पास हो गया। फिर टेस्ट भी मान लीजिए क्लियर हो गया था। तो यूं करके उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में ऐसा नहीं था कि अपन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई काम करेंगे। फिर सोचा कि योग की दिशा में काम करेंगे। पुलिस अनफिट बहुत है, तो पुलिस को फिट करेंगे। तो ऐसे करके ट्रेनिंग सेंटर में भी योगा करते थे, खूब योगा किया। और फिर ट्रेनिंग करने के बाद में भी कईयों को सिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा व्यस्त भी है। और फिर व्यस्त में भी है तो भी ऐसे काम नहीं करना, जब तक कोई बीमारी लागू नहीं हो जाती है ना तब तक। ये आम धारणा है, ये आम सबके लिए है ये। थोड़ी सी बीमारी लग जाओ, आपकी शुगर हो गई, बीपी हो गई, फिर भागेंगे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके, कोई साइकिल ले करके, कोई दौड़ रहा है, कोई वॉकिंग चल रहा है। लेकिन जब तक बीमारी नहीं होती ना तब तक नहीं उठते। बिल्कुल। तो देखे कि भाई हाँ कौन नहीं, ये प्रयास तो अपना सफल नहीं हो पाएगा, तो उसको छड़ा। मैं फिर तैयारी में जुट गया। 40 दिन की पीएल ली और पीएल लेकर के तैयारी में जुटा। तो उसी टाइम में ये इत्तेफाक से 3-4 बच्चे आए, उनको ऐसे पूछताछ करने लगे कि भाई माँ बाप क्या करते हैं और करते हो। उन्होंने बोला भाई माँ बाप तो नहीं है। तो मुझको चलो आपकी झुग्गियों में जा कर के देखते हैं। तो वो एमपी के बच्चे थे, उनको झुग्गियों में जा कर के देखा तो वास्तव में उनके नहीं थे माँ बाप। पहले तो मैंने सोचा शायद मांगने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी हकीकत थी। फिर वहाँ और भी ऐसे खूब सारे बच्चे थे, तो उनको देखा कि इनको भैया अपन कितना पढ़ेंगे, अब नौकरी अपने को मिली हुई है ही, तो क्यों नहीं अपने नौकरी के साथ साथ में इनको घंटा भर पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ऐसा ही एक पड़ोसी जो महिला कांस्टेबल थी, उसके घरवाला था, उसको काम को भाई मेरी ड्यूटी लग जाए तो आप संभाल लेना। तो यूं करके वो एक शुरुआत की, सामान्य सी एक बोर्ड, एक चार्ट और खाने पीने की कोई बिस्किट टॉफ़ी वगैरह ला करके। कितने बच्चे थे, मतलब स्टार्टिंग में कितने से शुरुआत की? 8-10 बच्चे थे। अच्छा। हाँ, 8-10 बच्चे थे। मैं पुलिस वाली वर्दी में ही गया था वहाँ पे। तो या कि इनमें भय बहुत है, ये यानी दूर स्कूल में ये भेज नहीं पाते, भयभीत होते हैं कि हमारे बच्चे को कोई उठा ले जाएगा और ले जाएगा, तो ये भय था। एक इनके कोई पढ़ाई यानी इनके कल्चर में था ही नहीं
कि हमें पढ़ना भी चाहिए क्या और पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो उनको वो लेकर के हमको, भाई आपके बच्चों को पढ़ाएं अपन घंटा भर, तो पढ़ा लोगे क्या? तो बोले सर का यहीं पढ़ाओ तो पढ़ा लेंगे, दूर तो हम भेजेंगे नहीं, हमारे बच्चे को कोई उठा ले जाए और ले जाए, ये उनको भय रहता था ऐसा। फिर मैं वो पुलिस वाली वर्दी में उनके पास जाने लगा ना, तो उनको लगा कि ये बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो वो वहाँ बैठाना शुरू कर दिया। धीरे 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 आमजन को भी पता चलने लगा, एक दो बार अखबार में भी ये सूचना पहुंच गई, भाई हाँ फलानी जगह कोई एक सिपाही है रे, उसके साथ में ऐसे ऐसे कोई एक दो साथी मिल करके रे, हाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाने का कोई कर रहे हैं उपक्रम। तो फिर कोई सोसाइटी से भी कोई उन बच्चों के लिए कॉपी पेन है, दरियाँ हैं, कोई बिस्किट टॉफ़ी हैं, ऐसे कुछ लाने लगे। और धीरे धीरे फिर आम जन कान, पुलिस कान, हर तरीके से सपोर्ट मिला, तो हमारा भी हौसला है वो बढ़ता गया। 8-10 बच्चों से हमने भी फिर और भी तलाश किए। कुछ बच्चे वो टॉफ़ी बिस्किट जो अपन बांटते थे तो उसके लालच में आने लगे, तो फिर उन बच्चों को जो मांगने का काम करते थे उनको अपन वहीं पढ़ाई से जोड़ करके उनको इनाम देना शुरू किया। हाँ, पहले पुराने कपड़े हैं, ऐसे अच्छे अच्छे जो कपड़े थे पुराने, उनको वो इनाम में देने शुरू किए। यानी इनको कभी खैरात में कुछ नहीं बांटा, दिया। करो तब आपको ये मिलेगा। हाँ, आज ये बच्चा नहा के आया है तो इसको ये कपड़े दे देते हैं, ये देखो इसके नाखून कटे हुए हैं, इसको ये दे देते हैं, ताकि इससे दूसरे वाले बच्चे हैं ना वो भी सीखें कि भाई नाखून काटने से या ऐसे नहाने से इनाम मिलता है, कपड़े साफ पहनने से इनाम मिलता है, चंपल पैर के आने से इनाम मिलता है, तो मैं भी पहन के आऊँ। तो वो कैसे जैसे करके हमको आने लगे। बिल्कुल, बहुत ही यूनिक सोच है ये इस तरीके से करना। हाँ, इस तरीके से किया और ये वास्तव में ही ये ऐसा आइडिया ये कामयाब रहा। धीरे धीरे खूब आमजन का भी सपोर्ट मिलता गया और ये सपोर्ट से खूब सारे बच्चे भी धीरे धीरे जुड़ने लगे। दूर दूर बच्चों को फिर टेम्पू से किराया कर करके ऐसे आवागमन के लिए उनकी व्यवस्था की, तो खूब सारे बच्चे 8-10 महीने में 80-90 बच्चे हो गए थे। हाँ, तो ऐसे करते 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 ये कारवां पहुँचता गया, बढ़ता गया। बिल्कुल, तो आज जैसे ही हम आए तो आते ही मैंने देखा बच्चे पढ़ रहे हैं और एक दो बच्चों से मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, तो पता लगा कुछ बच्चे अलवर से हैं, कुछ सीकर से है, कुछ कहीं और दूर से है। तो बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं और आप सबको मैनेज कर रहे हैं। तो कितना क्या मुश्किल रहता है एक अभिभावक को ऐसे उसको कन्विंस करना, कि समझाना कि नहीं हमारे यहाँ आइए, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्योंकि एक सोच होती है कि कोई चीज़ अगर फ्री में मिल रही है तो शायद वहाँ पे क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो वो क्वालिटी के लिए थोड़ा कन्विंस करना भी होता है, लोगों को बताना कि आपके यहाँ पे कितने क्या क्वालिटी डिलीवर हो रही है पढ़ाई के सेंस में या फिर और बच्चों के विकास के रूप। देखो, इनको क्वालिटी देंगे अपन बढ़िया से बढ़िया, जितना अपन बेहतर कर सकते हैं वो क्वालिटी इनको अपन बच्चों को देंगे, चाहे भले फ्री हो। और अपन ने क्या किया, ये शुरुआत में जो आप समस्या की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में बच्चों को यहाँ रखना शुरू किया। इनमें क्या कहे, जब तक इनको लगता है कि बच्चे वहाँ आराम से सेट हो जाएगा और हम यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे के बिना, लेकिन जब 2-4-5 दिन गुजरते हैं तब उनको भी बच्चे की याद आने लग जाती है और बच्चे को भी माँ बाप की ज़्यादा याद आने लग जाती है। और ये समस्या शुरुआती 1 महीने में रहती है। बच्चा चाहे कहीं से भी क्यों ना आए, वो अपनी उस जगह को छोड़ करके आएगा तो उस जगह की याद आएगी, काका ताऊ, भाई बंधु, दोस्त सब याद आएंगे, तो वो रोने लग जाते हैं। फिर वो 2-4-5 दिन में वापस आकर के साहब का हमारा तो मन नहीं लगा रहे, हम तो बच्चे को लेके जाएंगे रे। तो ये समस्या विकराल हो गई, बार बार ये समस्या आई। तो हमने फिर तय किया कि इनको इन बच्चों इनके ठहराव के लिए एक रिफंडेबल राशि रखेंगे अपन। अच्छा, जो यहाँ से ये 10th पास करके जाएंगे तो उनका अपन 3100 या 5100 रुपये इनको वापस से अपन देंगे, लेकिन एक बार शुरुआत इनसे थोड़ा सा ठहराव के लिए इनके 2000 रुपये राशि अपन इनको यहाँ रखें, ताकि इनको थोड़ी सी झिझक हो कि भाई अपन लेकर के आएंगे तो 2000 रुपये चले जाएंगे। अगर बीच में बच्चे को लेके जाएगा, बीच में पढ़ाई छुटवाएगा, तो 2000 रुपये संस्था में ही जमा रहेंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। और अगर कंटिन्यू रखेगा तो बच्चे को हमको लास्ट में 3100 या 5100 रुपये इनको या एक साइकिल दे करके विदा करेंगे। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा। बहुत सारे अभिभावक थोड़ा बहुत जो ऐसे मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने भी फिर वो उन चीज़ को ये कहा कि नहीं आप पढ़ोगे, तो ठहराव है ना वो सुनिश्चित हुआ। फिलहाल अपने पास 125 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। तो इसमें हॉस्टल में कितने हैं और जो डे स्कॉलर है वो कितने हैं, कुछ ऐसे आइडिया आप? इसमें 125 बच्चे तो अपने यहाँ पर 24 घंटा रहने वाले हैं। अच्छा, और वो देश के कोने कोने से हैं। अच्छा, हाँ, कहीं का भी देश का कहीं का भी बच्चा हो, बशर्ते बस वो
अभावग्रस्त परिवारों से हो, जिनके लिए सरकारी शिक्षा लेना भी दूभर हो, केवल उन बच्चों के लिए ओनली। तो उसके लिए अपन थोड़ी सी वेरीफाई कर लेते हैं गांव में, उसके घर परिवार की फ़ोटो वगैरह सब मंगवाते हैं, एक दो को पूछ भी लेते हैं, और फिर कुछ कंडीशन उसको देख करके पता चल जाती है, किसी के माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, ज़मीन वगैरह नहीं है, तो ऐसे करके उन बच्चों की अपन एक व्यवस्था है वो देख करके उनको एडमिशन कर लेते हैं। तो इतने ये सवासक तो यहाँ हैं अपने, और करीब 250 बच्चे बाहर से भी आई, टोटल तो बच्चे हैं करीब अपने 300। हाँ, तो बाकी के अप डाउन करने वाले बच्चे हैं। अच्छा, आसपास के लोग हैं वो फिर आना जाना होता है। हाँ, नज़दीक वाले तो पैदल आ जाते हैं, और दूर दूर वालों के लिए अपने पास एक वैन है। अच्छा, तो उस वैन के 3-4 राउंड लगते हैं, 1.5-2 घंटा लगता है, सुबह सुबह ले आने में भी 1.5-2 घंटा, वापस शाम को छोड़ने में भी लगता है। तो उनको दूर दूर उनकी झुग्गियों में वापस छोड़ते भी हैं। ये भी फ्री ऑफ। ये सारा निःशुल्क है, अच्छा, बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ से बिल्कुल लेके निःशुल्क। आना, वापस छोड़ के आना, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो स्कूलिंग जो कर रखी है प्राइवेट स्कूलों ने, मतलब पैसों की तो ऐसे पूछोगे, पूछो ही मत कितने ले रहे हैं वो, लाने ले जाने के, पढ़ाई के अलग। तो एक गरीब परिवार का बच्चा तो ये सोच ही नहीं सकता है कि वो कोई अच्छी नहीं स्कूल पढ़ा में पढ़ाई सकता, कर सकता है। बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। गरीब परिवार का नहीं, अपन सामान्य परिवार के भी है ना, उनको भी प्राइवेट स्कूलों में कईयों में जा करके पता लगाना पड़ता है कहाँ किफ़ायत है, कहाँ ठीक पढ़ाई हो रही है, तब जा करके एडमिशन करवाया जाता है। बिल्कुल। और हम कर्मचारी होकर के भी, मैं खुद भी अपनी बेटी के लिए कई जगह जा करके आया, और लास्ट में मैंने भी केंद्रीय विद्यालय जो सरकारी है, तो उसमें एडमिशन हो गया। तो एक का तो काफ़ी ठीक हो गया, उसमें हालांकि 500 रुपया मंथली फीस भी है, हम्म। लेकिन वो काफ़ी अच्छी है, उसमें पढ़ाई भी अच्छी है और व्यवस्था काफ़ी उनकी दुरुस्त है। दूसरी बेटी के लिए मैंने खूब कई स्कूलों में गया, तो जहाँ 50-50 हज़ार फीस थी सालाना, वहाँ नहीं करवा पाया एडमिशन। मन नहीं मांगा कि यहाँ इतने, ऐसा बच्चे को क्या देंगे जो वो 50-50 हज़ार रुपये वो ले लेंगे बिना हॉस्टल के, केवल एजुकेशन के हैं। हाँ, तो वो नहीं करवा पाई वहाँ पे। तो आम आदमी या गरीब आदमी का तो मतलब ही नहीं है वाले ऐसी बड़ी स्कूलों में या ज़्यादा फीस वालियों में पढ़ा पाई। तो जैसे आपने ये काम स्टार्ट किया, तो क्या जैसे एक बोलते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल जो है उनकी भी एक गैंग होती है, एक वो होती है कि भाई ज़्यादा बच्चे हमारे पास आए, तो कभी आपके पास कुछ ऑफ़र आया, कुछ हुआ कि भाई हमारे पास बच्चे भेज दो, या कुछ एक इन्फ्लुएंस हमको मिल जाएगा, नहीं, हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, कभी? ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे मतलब ज़रूर आए हैं कि भाई आपके 5 बच्चों को हम पढ़ा देंगे, आपके 2 बच्चों को हम एडमिशन करा देंगे, अपने पास निःशुल्क पढ़ा देंगे। ऐसे आए हैं और पढ़ा भी रहे हैं, पॉजिटिव रूप। बिल्कुल पॉजिटिव रूप से। अपने चूरू में भी स्कूलें हैं, सिक्कर प्रिंस में भी पढ़ रहे हैं, जोधपुर में उत्कर्ष क्लासेज के जो गुरुकुल है वहाँ भी पढ़ रहे हैं। यहाँ जो एक पास ही एक समर्पित स्कूल है, साइंस स्कूल है, बहुत बहुत ही शानदार स्कूल है, वहाँ भी 5 लड़कियाँ पढ़ रही हैं। एक SVM स्कूल है चूरू में, प्राइवेट स्कूलें हैं ये, हाँ हाँ हाँ। वो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं 5 बच्चे हैं, कोई 10 बच्चों को। जाकिर हुसैन स्कूल है, तो ये खूब सपोर्टिंग रहता है ऐसे। हाँ, और अपनी स्कूल जो अपनी पाठशाला है उसमें बच्चे कहाँ से कहाँ तक है ये स्कूल, मतलब कौन सी ये 8 क्लास तक है फिलहाल। अच्छा, हाँ, 8 क्लास तक ही इनकी अपन यहाँ पढ़ाई करवा पा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इनको 10 क्लास तक यहाँ व्यवस्था करेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल। 8 क्लास में फिर ये इसमें मतलब पूरा वो चलता है, पूरा NCERT का सिलेबस चलता है अपने राजस्थान का, राजस्थान वाला ही, RBSC चलता है? हाँ, वो NCERT तो इंग्लिश मीडियम हो जाता है, तो वो उनका इतना लेवल हो नहीं पाया अभी। अच्छा, हाँ, हिंदी मीडियम ही है। तो हिंदी मीडियम अपना RBSC के हिसाब से ही है। हाँ, सही है, सही है। एक और जो मतलब आपका अगर पर्सनल व्यक्तित्व पे बात करूं, तो एक आजकल मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी और आपकी बेटी की डांस की वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है, तो उस पे आप क्या मतलब कोरियोग्राफी क्या आपकी बेटी ही करते हैं या आप खुद भी अच्छा खासा डांस नहीं बनाते मेरी हो? भी मतलब जैसे डांस का तो ये बचपन से ही शौक था। अच्छा, और ऐसा ही मतलब जैसे बेटी में भी शौक जन्म से ही हो गया। तो काफ़ी मतलब जैसे थोड़ा सा साथ में अभ्यास करने से जुगलबंदी बन जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है, बेटियां भी खुश रहती हैं और कोई देखता है उसको भी अच्छा लगता है। और ये जो बेटा बेटी वाला जो एक भेद है ना, वो भी कम होता है इससे। बिल्कुल। तो अपन घरों में देखते हैं कि भाई जैसे मेरे 2 बेटियां ही हैं और तीसरे की चाहत भी नहीं, हालांकि बहुत सलाह आती है सोसाइटी से, घर परिवारों से भी कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, लेकिन अपन उस चीज़ों को थोड़ा सा हटके लेते हैं। अपन के बेटा बेटी दोनों समान ही है। भाई सरकारों का भी जोर है कि 2 ही संतान हों, और अपन मानते भी यही हैं कि भाई ज़्यादा 2 संतान से ज़्यादा धरती पर बाहर करना ज़्यादा उचित नहीं है।
संसाधन देश के इतने सीमित है, तभी ये व्यवस्था बनाई है कि भाई 2 बच्चों से ज़्यादा न हो। सही बात। तो 2 फिर चाहे बेटा हो या बेटी, ऐसा नहीं है कि भाई बेटा कोई चीज़ खराब है, बेटा भी अच्छा है, बेटियां भी अच्छी हैं। वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, या एक बेटा हो या एक बेटी हो, जो भी जैसी भी हों वो बेटर है। बिल्कुल, जितने मतलब 2 हो, 1 हो, उनका जो पोषण है वो अपन अच्छे से कर पाएँ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे एक लड़के के लिए, जैसे मैं भी देखता हूँ काफ़ी लोग एक लड़के के लिए 4-4 लड़कियाँ हो जाती है, फिर बोलते हैं लड़के की चाह 8-8 में। है, 8-8 लड़कियां गांव में, ऐसे एक दो उदाहरण तो हर गांव में मिल ही जाएंगे। बिल्कुल, जो लड़के की चाहत में 8-8 9-9 लड़कियां कर लेते हैं। और कई जगह तो न्यूज़ में पीछे ही देखा था, 8 लड़की बाद में 9वीं जो संतान हुई, उसके बाद में वो माँ ही चल बसी साथ में, डिलीवरी है वो मिस्टेक हो गई, तो वो बच्ची और वो माँ दोनों साथ ही थे। 9वीं भी लड़की थी, लेकिन वो डिलीवरी के टाइम में ही ख़त्म हो गई। तो ऐसे ये बेटे की साथ है ना, ये जान भी ले लेती है, और घर परिवार में बच्चे ही बच्चे भी खूब कर देती है, और उनका पालन पोषण भी नहीं हो पाता। और बिल्कुल 8 अगर बच्चियाँ भी हो गई तो उन 8 बच्चियों का पालन-पोषण कर ही नहीं पाओगे। आज का जो दौर है, पढ़ाई का ले लो, खान-पीन का ले लो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। इतना एक सामान्य जीवन, जैसे आप भी पुलिस में हो, मेरे पिताजी भी सरकारी जॉब में हैं, तो मैं भी मतलब पता है कैसे क्या चीज़ें होती है। लोगों को लगता है कि सरकारी जॉब है, चीज़ें इतनी आसान है, बट सामान्य जीवन इतना आसान नहीं है। ये 2 बच्चों को भी, उनको भी स्कूल में अब देखते हैं अपन, ज़्यादातर अभिभावक बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं या लेके आते हैं, या वैन वगैरह व्हीकल वगैरह भी लगा रखे हैं, तो उनकी एक इंतज़ार रहता है बच्चे अब आएंगे। सुबह जब तैयार करते हैं तो उनका कितना सारा समय लगता है। माँ को सुबह कितना जल्दी उठ करके तैयार करना पड़ता है, तैयार करके फिर वो भेजते हैं, तो 2 का ही खूब काम हो जाता है। अगर 8-9 हो तो फिर तो अलग-अलग स्कूल का टाइमिंग करनी पड़े कि हाँ, तू इस टाइम पे जाना है स्कूल, तू इस टाइम पे जाना। हाँ, हालात ख़राब ही रहती है भाई, बहुत ज़्यादा। नहीं संभल पाता। अपन देखते हैं कि बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस हैं, तो उनके भी 1-1 2-2 संतान ही हैं। हाँ, हालाँकि वो सामर्थ्य हैं, वो चाहे 10 संतान भी उनके हों, तो वो भी, उनका भी वो पालन-पोषण कर सकते हैं, लेकिन वो भी 1-2 ही संतान रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। एक जो मतलब आपकी जो जॉब चल रही है अभी, तो अभी चूरू में ही है आपकी? हाँ, शुरू में ही है। तो कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आई कि कहीं बाहर जाना पड़े या कुछ ऐसे? नहीं, जाना पड़ा है हमारे कई बार, महीने 2-2 महीने ऐसे बार गए हैं। तो उससे क्या कि टीम अच्छी है, सारे साथी हैं, वो अच्छे, बहुत ही बढ़िया हैं, सेवा भाव के साथ में इस काम को शुरुआत से अंजाम देते आ रहे हैं। बढ़िया तरीके से एकदम निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा समस्या फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे भाई आप जैसे साथी आ गए, या कोई मुझसे पर्सनली जैसे साथी मिलने के लिए आते हैं, तो उनसे मिलना नहीं हो पाता। ये इस ड्यूटी के कारण थोड़ी समस्या ज़रूर रहती है। बिल्कुल। तो आपने जो नींव रखी है, उसके बाद जो आपके साथ वाले उन्होंने बहुत अच्छे से सँभाल रखा है। कल को अगर आप नहीं भी रहो तो अपनी पाठशाला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मतलब इधर-उधर कहीं 2 महीने के लिए बाहर गए, कहीं 3 महीने के लिए बाहर गए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी बच्चों को। हाँ, नहीं आनी चाहिए। पीछे माले मेरे भी 2-3 बार घुटने में भी चोट लगी है, लिगामेंट इंजरी हुई है, ऑपरेशन करवाए हैं, तो भी 2-2 महीने ऐसे बेड पर रहे हैं, फिर भी काम चला है। तो उन्होंने, साथियों ने सँभाला है अच्छे से। बिल्कुल। तो कभी आपको ऐसा मतलब महसूस हुआ कि कल को अगर मान लो कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको अपनी जॉब में से या फिर अपनी पाठशाला में से कुछ एक चुनना पड़े, तो कभी सोचा है कुछ आपने ऐसा? ये थोड़ा मुश्किल है अ अभी कर पाना, क्योंकि घर चलाने के लिए नौकरी ज़रूरी है। आजीविका के लिए मंथली में कुछ अकाउंट में होना आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। और पाठशाला चलाने के लिए जो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, ये भी आवश्यक है। तो फिलहाल तो दोनों में मैनेज हो रहा है। आगे भविष्य में कभी एक का चुनाव करना पड़ेगा, तो वो वक्त बताएगा क्या हो पाता है। बाकी ये काम है, ये छोड़ा नहीं जाएगा, इसको सुचारू रखेंगे। भले ही अपने को अगर व्यक्तिगत कोई इसमें नुकसान झेलना पड़े, तो झेलना ही पड़ेगा, कोई इलाज। बिल्कुल, बिल्कुल। एक शुरुआत इतने सालों से की है, तो आपने मतलब 2016 से की है शायद शुरुआत? हाँ, इसकी ऐसे वैसे दिसंबर 2015 से ही हो गई थी। हाँ, दिसंबर 2015 से। बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट मतलब 10 साल या 10 साल के करीब हो हाँ, 10 चुके साल हैं। के करीब होने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जर्नी है। अब इस जर्नी को यहाँ पे तो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, बीच मझधार में छोड़ना उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे प्रशंसक भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, जो मान लो भामाशाह भी है जिन्होंने बहुत सारा दान भी किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। बिल्कुल। एक एक और बात हम जानना चाहेंगे कि जैसे एक ये जो परिवार इनका होता है इन बच्चों का,
तो इनका फैमिली बैकग्राउंड मेनली क्या होता है, वो घुमक्कड़ होता है। हाँ तो मान लो एक परिवार यहाँ पे अभी 2 महीने के लिए है, या कुछ एक मान लो एक सीज़न है, कुछ बेचने वेचने आते हैं शायद, तो उसमें है, तो कहीं बाहर जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो अपने बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं कि बस अब हो गया हमारा, तो अब हम कहीं और लेके जाएंगे। बिल्कुल यही तो हुआ है। अपन ने इन बच्चों पर खूब मेहनत की और साल 1.5 साल 2 साल तक पढ़ाया। उसके बाद में ये इनको कहीं और मजदूरी मिली, ये अपने बिस्तर बांधे और अपने बच्चों को लेकर के वहाँ चले जाते हैं। तो फिर ये देखा कि अपन ने इतने दिन तक मेहनत की इस बच्चे पे और वो वहाँ जा कर के वो पढ़ाई से फिर जुड़ नहीं रहा है, तो ये तो वो रिजल्ट शून्य हो गया, तो इसका कोई सार नहीं निकला। तो फिर अब कई सारे अभिभावक ये तो सर हम छोड़ें तो छोड़ें कहाँ, आप रख लो अपने पास। तो अपने पास रखने की कोई व्यवस्था तो ऐसी थी नहीं। तब अपने साथियों के साथ बैठ करके एक ये तय किया कि अपन इनके लिए जब तक आवासीय स्कूल नहीं बना पाएंगे तब तक ये मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। तो फिर ये सोशल मीडिया भी इसमें बड़ी शानदार भूमिका निभाई, उस पर भी ये बात रखी। तो ज़्यादातर की ये थी कि भाई एक आवासीय स्कूल होनी चाहिए और हम सब इसमें सहयोग करेंगे, आप शुरुआत करो। तो फिर ये यहाँ ज़मीन खरीदी 1.5 बीघा। ये खरीदी है ये कोई, खरीदी मतलब हुई ज़मीन भामाशाह है। ने दान नहीं की है ये? नहीं, काफ़ी इंतज़ार किया भामाशाहों का कि किसी में सरकार की तरफ से कुछ आया मतलब? सरकारी स्तर पर भी खूब प्रयास किया कि सरकारी स्तर पर कोई बीघा 1.5 बीघा कोई ऐसी ज़मीन मिल जाए, लेकिन प्रयासों के बाद भी परिणाम है वो सकारात्मक नहीं मिला। तो फिर ये खरीदना ही ऑप्शन बचा अपने पास। जी, बिल्कुल ये तो है। तो मतलब बहुत सारे जो राजनेता है, मतलब मैंने 1-2 आपकी क्लिप देखी है, आते हैं आपके वहाँ यहाँ पे, मतलब शायद उद्घाटन के लिए आए थे, या मैंने देखी थी 1-2 क्लिप। तो कभी उनकी तरफ से सरकारी तौर पे कुछ ऐसे ऑफिशियली आया हो कि भाई सरकार आपकी इसमें इतनी सहायता करेगी, या एक पर्सनल तौर पे कुछ कभी राजनेताओं ने ऐसे कुछ? नहीं, पर्सनल है, उन्होंने अपने कोटे से बोल के ज़रूर गए हैं, 11-11 लाख रुपए की उन्होंने घोषणाएं की हैं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कुछ यहाँ हो नहीं पाया। हाँ, इनकी हो सकता है अनेकों कारण रहे होंगे, लेकिन नहीं हो पाया उनकी तरफ। और नेताओं का अभी तक योगदान अपने पास शून्य ही है, लेकिन उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ज़रूर इनका ध्यान इन बच्चों की तरफ ज़रूर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आना भी चाहिए, मतलब ये भविष्य है अपने आने वाले कल का, तो आने वाले कल का तो सोचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक और चीज़ें हमने, मतलब आप पे जब R&D हम कर रहे थे, तो हमने पाया कि आप मतलब सिर्फ़ अपनी पाठशाला के अलावा भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे कुछ बेटियों की शादियों में आप हेल्प करते हैं, या कुछ जैसे अपने शेखावाटी रीजन में बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जैसे अरब कंट्रीज़ हैं उनमें, तो उनमें भी आपने कुछ सहायता की है, कुछ 1-2 लोगों की, तो मतलब अगर आप बता पाएँ कैसे क्या वो? हाँ, वो शुरुआती दिनों में जब इन बच्चों का कोई स्कूल वाला काम था नहीं, हुँ, हुँ। और बीच में कई ऐसे अभिभावक इनके आए कि भाई हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बीमारी के कारण पिता है वो बीमार है, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई पैसा उधारा भी नहीं दे रहा। तो उनके घर में जा कर के देखा तो कंडीशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। तो ऐसे पहले शुरुआत बीमार जो थे, जो असाध्य बीमारियों से ग्रसित थे, किसी का हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, किसी के किडनी खराब हो रखी हैं, तो उनके पर काम किया। उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके लिए अर्थ है वो जुटाया और उनके इलाज भी हुए और आज उनमें से कई स्वस्थ भी हैं। तो ऐसे करके बीमारों पर भी काम किया। उसके अलावा ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, ब्लड तो आम चीज़ें हैं, आजकल हर कोई मतलब एक्टिव भी हो गया और होना भी चाहिए। तो ब्लड के लिए भी जब भी ज़रूरत पड़ी है तब हमेशा तैयार रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो। और इसमें सोशल मीडिया ने इसमें भी खूब अच्छी भूमिका निभाई। इसके अलावा विदेशों में फंसे हुए थे, सऊदी अरब खास करके, तो यहाँ अपने कोई यहाँ आसपास के डीडवाना साइड इधर के कुछ साथी थे, वो वहाँ कोई उनसे दुर्घटनाएं हो गई अनजाने में, और उसके कारण वो कई कई सालों से जेल में थे और पीछे से उनके घर वालों के बहुत ही बुरे हालात थे, उनके बच्चों के, उनके माता पिताओं के, कई तो उन दुख में जीवन ही छोड़ गए। तो उनके बारे में ऐसे पता चला, जानकारी आई सामने कि भाई आप इनकी भी मदद करो। जब बीमारों के लिए अभियान चलाते थे उसी बीच में ये चीज़ आई निकल के, तो तब उनके घर में जाके देखा तो वो वाकई में 4-4 5-5 साल से जेल में थे और अनजाने में हो गई दुर्घटना। वहाँ भाई इतनी दूर जाके कमाने के लिए कोई जाता है तो वो कोई दुर्घटना करने के लिए या कोई जानबूझ करके करने के लिए तो जाता ही नहीं। बिल्कुल। सब एकदम सामान्य पिछड़े। भाई यहाँ तो अपन किसी के साथ जिक्र करेंगे तो कहेंगे यार गलत किया होगा तो जेल में जाएगा ही,
लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ क्या गलत है और कैसे गलत हो गया और उसका क्या समाधान है। तो उन्होंने उनको फिर उनके बारे में सबको ये इन लोगों की जानकारी मिली, तो सब ने खूब सपोर्ट किया और इनमें 80-80 लाख रुपए भी उनके लिए इकट्ठा हुए। कई सारे साथी, कई सारे संगठन आगे आए और सब ने मिल कर के उनको लेके आए। उनमें अपनी भी मान लें एक भूमिका थी और काफ़ी अच्छा लगा मान लें उसमें मीडिएटर बन कर के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब ये जो ये सब आप करते हैं, जैसे एक मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं और हमको थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, तो आपसे डोनेशन फिर सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं या लोग देख के आते हैं कि हाँ भाई चलिए धर्मवीर जी ये कर रहे हैं तो इनके साथ जुड़ा जाए? तो मेनली सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा आपका ये रहा है। हाँ भाई, अपन जब पाठशाला बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो कुछ एक ने तो ये देख लिया भाई हाँ ये काम है और जेन्युइन काम है, इन बच्चों के लिए होना भी चाहिए। उसके साथ में जैसे कोई ऐसे निर्धन परिवार की कोई बहन बेटी आ गई कि उसका कोई करने वाला नहीं है, उसकी शादी का विशेष जीवन में ये वही विशेष दिन आता है, खुशी का दिन, और किसी निर्धनता की वजह से उसके पास अगर उसके कपड़े भी अच्छे से नहीं हों तो उसको फिर मजबूरन मान ले मांगना पड़ता है, वरना कौन मांगने के लिए राजी होता है। तो वो आती थी तो उनकी शादियों में सोशल मीडिया ने भूमिका मीडिएटर की अच्छी निभाई। बात रखी कि भाई फलाने गांव में ये ऐसी ऐसी एक लड़की है, इसके पिता नहीं है या घर की दयनीय हालात है या माँ नहीं है, तो इसके मिलजुल करके अपन प्रयास करें इसको भाई इस खुशी में और ज़्यादा इसको खुशी बढ़ाने के लिए। तो खूब सारे साथी उसमें आगे आए और कई सारी लड़कियों का अब तक इस शादी वाले काम में सहयोग हुआ है और खूब खुशियाँ मिली हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत ही आपने एक अलग-अलग, अगर मैं आप पे सामाजिक कार्य पे बात करूँ तो शायद ये अपना वक़्त बहुत कम पड़ जाएगा, इतने आपने अच्छे क कार्य कर रखे हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो एक मतलब जो अपना पुलिस प्रशासन है, वो उसने आपका कितना साथ दिया इस काम में? क्योंकि ड्यूटी के साथ-साथ ये करना शायद बहुत कठिन होता होगा कि उस टाइम पे आप ड्यूटी मान लो किसी टाइम पे आ गई, स्टार्टिंग में इतने लोग भी नहीं होंगे या इतना डोनेशन भी नहीं था कि आप अपने आप मैनेज हो जाए। तो कितना क्या साथ रहा मान लो अपने सीनियर्स ऑफिसर्स का या फिर देखो, साथ वालों का? सीनियर्स का और पुलिस का साथ न होता ना तो अपन ये काम कर ही नहीं पाते। इन बच्चों के लिए बीच में अपन शुरुआत में 2 ढाई साल तक औषधि भंडार में एक हॉल सा था, उसी में पढ़ाते थे सब बच्चों को। 150-200 बच्चे उसमें एक साथ ही बैठ करके वहीं थोड़ी-थोड़ी क्लास डिवाइड करके उनको पढ़ा रहे थे। तो वहाँ कुछ समस्याएँ आ गई, तो एसपी साहब उस टाइम में राहुल बारड सर थे, तो उनको बताया। तो उन्होंने कहा अपने पुलिस लाइन में ही लिया आओ, एक नई नई बैरिक बनी थी, अच्छा। यहीं लिया आओ, यहीं पढ़ा ले अपने। तो वहाँ ले आए, 2-3 महिला कांस्टेबल भी साथ लगाई कि ये पढ़ाने के हाँ, लिए ये बच्चों आपकी को? मदद करेंगी क्या इनको, क्या बात! हाँ, पढ़ाने में लगाओ, अच्छा काम है क्या, बच्चों को पढ़ाओ। खुद की तरफ से 3-4-5 बार खाना भी खिलाया एसपी साहब ने। तो खूब उनका सपोर्ट था और उसके बाद में भी कई सारे अफसर आए हैं, तो उनका भी खूब योगदान रहा है और योगदान की वजह से ही अपन इन बच्चों पर ये काम कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे सोशल मीडिया का अहम रोल है, तो सोशल मीडिया पे क्या आजकल कमेंट्स जो होते हैं, तो मान लो आपके पोस्ट पे 100 कमेंट है, तो शायद उनमें 10 या 20 ऐसे कमेंट भी होते हैं जो आपके मैं बोलूँ तो क्रिटिसाइज़ आलोचक आलोचक होते हैं एक तरीके से, वो आलोचना करते हैं कि कहीं न कहीं इतना फंड आ रहा है या फिर ये इतना कैसे कर पा रहे हैं। किसी भी तरीके से नेगेटिव चीज़ें जो आती है, तो उनको कैसे फेस करते हो आप, कैसे लेते हो? देखो, आलोचक तो अपन अच्छे मानते हैं। अच्छा। अगर वास्तव में वो अपने इन बच्चों के भले में कोई काम बात कर रख रहा है, तो उसको तो अपन बेटर मानते हैं। उसको वो भले ही आलोचना करे, उसको भी अपने एक मित्र के रूप में लेते हैं कि ये ठीक कह रहा है और वो अपने को अच्छे रास्ते पे बनाए रखने में बहुत बड़ा सहयोगी है। ये उनको अपने सहयोगी के रूप में लेके चलते हैं और उसमें वो कोई कमियाँ बता रहा है तो अपन उस पे गौर करते हैं, उस पर मंथन करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये अपन करते हैं। उसके बाद अगर कोई ईर्ष्यावंश कर रहा है, कोई ईर्ष्यावंश कमेंट कर रहा है, अब ये हिसाब माँगने वाले बहुत होते हैं बड़े, मान लो जैसे हाँ, हाँ। हाँ, वो चाहे सपोर्ट भले ही ना कर पाए लेकिन हिसाब ज़रूर चाहिए। और क्या हिसाब मान ले जाए करेंगे, अपन पूरी पोथी रख भी देंगे सामने तो क्या हिसाब वो देख पाएँगे? वो कुछ देख भी नहीं पाएँगे, कुछ उसमें से वो निकाल भी नहीं पाएँगे, लेकिन फिर भी उनको चाहिए। तो ये सोशल मीडिया पर ये हिसाब रखने वाली चीज़ें तो हो नहीं पाती। हुँ। बाकी और मददगार हैं, जिन्होंने यहाँ सपोर्ट किया है, उसने आज तक कभी किसी ने हिसाब कुछ माँगा भी नहीं। और माँगने के बाद अगर कोई माँग भी लेता है तो अपना हिसाब एकदम पूरा क्लियर है, कभी भी इसमें कोई मिस्टेक मिलेगी भी नहीं। एकदम हाँ, पारदर्शिता के साथ है। हर एक की मतलब जैसे
रसीदें कटती हैं, उनका पूरी ऑडिट होता है, पूरा सिस्टम एकदम फाइलों में मैनेज है, हर कोई सामान लेके आते हैं और इन सबका बिल वगैरह व्यवस्थित है। तो यानी सारा एकदम व्यवस्थित काम है, इसमें कहीं कोई त्रुटि वाली जगह है ही नहीं। तो उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। और बाकी आलोचना करने वाले हैं तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर आपको कभी भी इन बच्चों के हित में कोई लगे कि आपको ये लाइन से हटके के काम हो रहा है या ये गलत हो रहा है, इन बच्चों का नुकसान हो सकता है, तो वो ज़रूर अपनी सलाह दें। अपन उनकी सलाह पर विशेष गौर रखेंगे, बिल्कुल, कुछ बेहतर और करेंगे उस बिल्कुल बेहतर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब बहुत सारी बातें हमने कवर की हैं आपके ऊपर, आपके अपनी पाठशाला के ऊपर और आपके सामाजिक कार्य के ऊपर। एक थोड़ा-सा मैं एक पर्सनली आपके व्यक्तित्व के ऊपर मतलब जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप भगत सिंह जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। तो मतलब कुछ अगर भगत सिंह से मतलब इंस्पिरेशन के कुछ एक रीज़न के हाँ, फ्रीडम फाइटर आपके दादाजी थे, तो कैसे क्या वो रहा कि शुरू से जुनून था कि उन्होंने जो किया? देखो, ये अपने जो आदर्श हैं, जिनको मैं भगत सिंह के बारे में भी कहूँगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी कहूँगा, और भी माले बहुत सारे हैं। तो ये इनमें क्या, जैसे विशेष करके भगत सिंह की अपन बात करें तो इनकी यानी छोटी सी बाल्य अवस्था में आज अपन देखते हैं कि दुनिया, केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया में ही अधिकतर लोग अंधविश्वास की तरफ गए हुए हैं। उनको लगता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई भगवान नाम की कोई चीज़ है, कोई भगवान है, वो बैठा है, वो अपने को देख रहा है, अपने आप में अपना भला कर देगा। ऐसी मान लीजिए सोच है और ये ज़्यादातर दुनिया की है। भगत सिंह इसमें से हट करके था। उनका मानना ये था ये कुदरत हवा पानी ये ज़रूर हैं, बाकी इंसान के कर्म हैं, ये वही बेटर हैं। वो इन अंधविश्वास की तरफ है, यानी छोटी सी उम्र में ये हमें तो उनको पढ़ करके काफ़ी लोगों से जान करके कुछ नॉलेज हुआ इस बारे में। हाँ, हाँ, हाँ। उनको छोटी सी उम्र में शायद उनके घर ही अपन पढ़ते हैं तो उनका घर ही पूरा क्रांतिकारी था। हाँ, उसमें ऐसे ही सारे उनके दादा पिता वो सब ऐसे ही थे। जबकि अपन तो शुरुआत में जन्मते हैं तभी कहते हैं बेटा यहाँ भी धोख लगा ले, यहाँ भी माथा टेक ले, ये भी यहाँ भी जाया, यहाँ भी करया, बिल्कुल। भैंस बीमार हो जाए तो यहाँ बुझा दिखा झाड़ा लिया, लगवा लो। हाँ ये डोरा बनवा लो, ये चौराया लगाया हो, ये डोरा ताबीज़, ये अपन देखते रहते हैं। बिल्कुल। अपने गांव में ये खूब चीज़ें थी वो, लेकिन वो हट करके था। तो इस कारण उसके जो विचार हैं ना सॉलिड, ये विचार होने कोई सामान्य बात नहीं है। इतनी सी उम्र में वो भी एक इतनी छोटी छोटी उम्र में आप किसी दिव्य शक्ति को नकार देना, किसी भगवान के होने को नकार देना, ये विरला काम है। और उसके लिए आदमी के पास उसके लिए ऑथेंटिक विचार ज़रूरी हैं, उसके प्रामाणिकता पेश करने वाले उसके पास विचार होने ज़रूरी हैं। तो उसके पास थे, उसने रखे भी, दुनिया को समझाया भी। लास्ट में भी उसके साथियों ने या किसी परिचित ने कहा कि रे भगतिया, अब तो तुम भगवान से मान ले जैसे तो अब फांसी तेरे को मिलने वाली है, तो अब तो कोई अरदास कर ले। लेकिन फिर भी उन्होंने मान लो उस चीज़ को नकार दिया। हाँ, फिर भी उन्होंने कोई ऐसी भगवान से कुछ भी ऐसा कुछ दया, कुछ ऐसी मांगने वाली चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फांसी उसको जब सज़ा दी तो उसमें भी उन्होंने बता रहे हैं कि उनका 4-5 किलो वज़न है वो बढ़ाई। यानी अपन तो अच्छा, सोचते हैं कि अपने स्ट्रेस कोई, में आ जाता है आदमी। हाँ, स्ट्रेस में अगर अपनी मौत होने वाली हो जल्दी, अपन देखते सही हैं कि बात है। अपने भाई ज़्यादातर कि अपने कोई पता चल जाए कि यार अपने को कोई कहीं गांठ हुई, वो कैंसर है, तो आधा तो अपन उसी दिन मर जाते हैं। सही बात है। वो आदमी, उसको पता है कि अपनी फांसी होने वाली है, उसके बावजूद भी उसको कोई फिक्र नहीं है। और ऐसा आदमी वाकई असली संत वही ऐसे आदमी होते हैं जो मौत से भी ना घबराएं। तो जिनको न तो कोई मौत से भय है या न कोई ज़िंदगी से विशेष लालसा है। हालांकि जीना वो भी चाहते थे, ऐसा नहीं है कि वो भाई मरने मैं मरूँ ही, जीने की इच्छा सबकी, लेकिन उनको पता था कि भाई मेरे मरने से, मेरे फांसी होने से देश में लाखों लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, लोगों के बीच में मेरे विचार जाएंगे। तब उन्होंने वो फांसी स्वीकार की, कम नहीं मेरे को तुम्हारे फांसी ये होनी ही चाहिए, मैं इसके लिए कोई माफ़ी या कोई कोई दरखास्त या कोई दया याचना कहीं भी नहीं करूँगा। तो इसके और भी इनके वाले खूब हैं भगत सिंह के, तो वो इन कारणों से ही अपने एक आदर्श हैं और दिव्य हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपन बात करें, उन्होंने देश के लिए उनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि उन्होंने आईएएस की उनको उस टाइम में नौकरी मिल गई थी। हाँ,
तो वो चाहते तो आराम से अपनी ज़िंदगी है वो बढ़िया तरीके से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और उस नौकरी को दरकिनार कर करके और ये आज़ाद हिंद फौज का गठन करना, जंगलों में खाक छानना, देश के लिए लड़ना, तो ये उनका विरला काम था। इस कारण वो अपने आदर्श हैं। और अपन के अगर किताबों में पढ़ें, कबीर को पढ़ें अपन, कितनी अच्छी बातें कही। उस टाइम में मुस्लिम आक्रांताओं का राज था। हाँ हाँ। उस राज में होकर के उन्होंने, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे और किसी भी संप्रदायों से संबंधित हों, सबके लिए उन्होंने खरी खरी बात कही और वो आज भी प्रासंगिक है उनकी सारी की सारी बातें। अपन बात करें प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेम। कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। और एक कहानी तो हमेशा मान लीजिए जहन में, जैसे नमक का दरोगा है, हाँ, स्कूल में थी वो किताब में हमारे भी। उसमें यानी ईमान पर, अंतिम दम तक आप अपने ईमान पर रहो, ईमान पे। तो निश्चित रूप से चाहे प्रकृति कहें, चाहे लोग कहें, सब आपको आपके गुणों का निश्चित रूप से अभिवादन करेंगे ही करेंगे, बशर्ते आप बस अपने ईमान पे अंतिम समय तक डटे रहो, कभी ईमान इसको डगमगाना नहीं। और उस कहानी में इतनी कितनी सुंदर अपने को अपन देखते हैं, लास्ट अंतिम दम तक उसकी बेटियां भी शादीशुदा ब्याने के लायक हो जाती हैं, तब तक भी वो माने डिग नहीं रहा है कि भाई मैं अपना ईमान को छोड़ूं, तो उसको उसका परिणाम भी मिलता है। हालांकि परिणाम की उसने कोई लालसा नहीं रखी थी और रखनी भी नहीं चाहिए। ये एक अच्छा गुण है, गुण को अपने को जीवन में धारण करना चाहिए। और मैं तो ये पाठशाला भी मानता हूँ ना, ऐसे गुणों की ही वजह से ही आज अपन यहाँ करीब 3-4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इस पाठशाला में। अच्छा। हाँ, तो वो ऐसे गुणों की बदौलत ही है, वरना हम भी अपने गांव की गलियों से वही अनपढ़ माँ बाप की एक सामान्य सी औलाद हैं। लेकिन अपन ने सोचा कि अपन ऐसे गुणों को अपने जीवन में धारण रखेंगे, निस्वार्थ भाव को बनाए रखेंगे और इन आदर्शों को, अपने जो महान जो अपने ये जो आदर्श हैं, चाहे दादा हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, तो ऐसे इनको अपने एक आइडियल के रूप में लेंगे। शिक्षा की अपन बात करें तो ज्योतिबा बाई फुल्ले हैं, सावित्री बाई फुल्ले हैं, तो इन्होंने भी खूब काम किया है। भीमराव अंबेडकर ने भी लोगों को खूब जगाया है, खूब सचेत किया है, खूब अधिकार सब कुछ दे करके गए हैं। फिर भी बहुत से लोग लाभ नहीं उठा पा रहे उन चीज़ों का। अब वो तो फिर उन लोगों की फिर मिस्टेक है, या फिर अपन ये कहें कि जो जागरूक लोग हैं या उनकी मिस्टेक है। भाई उनके जो विचार हैं या खुद के कोई और अच्छे विचार हैं वो ऐड करके आप जो अब तक जो नासमझ लोग हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चल नहीं पा रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उन तक वो चीज़ें बताना, उनको बार बार समझाना, ये उन जागरूक लोगों का भी काम बनता है। तो उनकी भी कमी है। और बाकी जो नादान अभी तक भी एजुकेशन से जुड़ नहीं पाए या नशोपतों में लिप्त हैं, अपने जीवन में बेकार में गंवा रहे हैं, अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का कोई भान नहीं है, तो फिर उनका तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बातचीत रही अपनी। अब मैं चाहूँगा कुछ अगर आप हमारे व्यूअर्स को या आज की युवा पीढ़ी को कुछ बोलना चाहें, जो भी आपके मतलब अपनी पाठशाला के लिए या फिर एक बेहतर जीवन के लिए, कि जैसे आपने कहा कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अगर आप कुछ एक संदेश देना चाहो हमारे युवाओं को। नहीं, संदेश और अपने माँ बाप और सब कुछ अपने को संदेश ये बचपन से देते ही रहते हैं, और वही संदेश है कि ज़िंदगी में नशे पत्ते से बचे रहो, नशा नहीं करना जीवन में किसी भी प्रकार का। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है जीवन में। एक ईमान को जीवन में हमेशा धारण रखो। ये नहीं है कि भाई यार यहाँ तो 2 रुपया देना ही पड़ेगा। कई बार चाहती है ऐसे कि भाई यहाँ तो मेरे को ये इतना नहीं दूंगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। उन चीज़ों को अपने को काम जो ईमान का रास्ता है ना वो तलाशना ही पड़ेगा। अपने उन चीज़ों को अगर अपन नहीं छोड़ पाए ना तो अपना जीवन अपन को बेटर नहीं बना पाएंगे अपन। दूसरी बात है ये एजुकेशन है, इसके मूल को समझो। एजुकेशन है, अपन इसको इस तरीके से लेते हैं कि ये एक मानसिक विकास है। जो आदमी एजुकेट होगा वो निश्चित रूप से अंधविश्वासों से अलग रहेगा, उनमें नहीं फंसेगा। जबकि आज भी अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे कोई ज्योतिष के चक्कर में फंसा हुआ है, हैं? वर्तमान तो आज का दिन खराब कर रहे हैं और भविष्य के बारे में चिंतित हो रहे हैं। तो ये तो ये एजुकेशन की ये कमी है। और भी
ये मानते हैं कि आदमी एजुकेट जो आदमी होगा वो निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहेगा। वो चाहे पशु हों, पक्षी हों, हर तरीके से वो जागरूक रहेगा। बिल्कुल। तो ये एजुकेशन को मूल को समझ करके इस पर काम करना, अपने मानसिक जो स्तर है इसको बढ़ाने का हर समय जतन रखना, अपने महापुरुषों को हमेशा पढ़ते रहना, उनके पद पर चलने का प्रयास करना, ये अपने को बनाए रखना पड़ेगा। और लोक कल्याण की भावना, निश्चित रूप से हम सब एक दिन दुनिया से जाएंगे, विदा होना है। तो जीते जी जितना बेहतर लोक कल्याण के लिए जो या अपने से जो कम समझदार भाई बंधु हैं उनके लिए बेटर करना, हर तरीके से उनकी किसी भी ऐसा हाई कंडीशनों में उनकी मदद करना, ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है। ये हर युवा को भी करना चाहिए और बड़ों को भी करना चाहिए और लगातार बनाए रखना चाहिए। निश्चित रूप से जो जैसा करेगा प्रकृति उसको वैसा लौटा के देती ही देती है। लालसा न रखें कि मेरे पास मैंने अच्छा किया है और मेरे को बुरा मिल गया, नहीं मिल पाएगा। आप अगर खेत में मूंग बोएंगे तो मूंग ही मिलेगा, बाजरा बोएंगे तो बाजरा ही मिलेगा। आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा, बशर्ते थोड़ा लेट हो सकता है। कुदरत की मार, कहीं हवा पानी के कारण थोड़ा लेट लतीफ़ा हो सकता है, या हो सकता है कि आज अपने कि आज नहीं मिला, लेकिन मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा। आप अच्छा कर रहे हैं, आप ये नहीं हो सकता कि आपने अच्छा किया और आपको बुरा मिला, ये प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो ऐसी धारणा है, इनको अपने बाहर निकलना पड़ेगा और निश्चित रूप से हमेशा अच्छे करने का प्रयास रखें। बस यही युवाओं को कहना है और यही बेहतर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको टाइम दिया। मतलब बहुत ही आपका बिजी शेड्यूल रहता है, ड्यूटी प्लस अपनी पाठशाला संभालना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानी हमने, कैसे क्या आपने बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मतलब मैं खुद बच्चों से मिला हूँ, बहुत गदगद हो गया जी मेरा भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये काम करते रहें और हमको और प्रशंसा के लिए आप मौका दें। भी सूरजगढ़ से चल करके आए हैं, यानी सूरजगढ़ के पास ही मेरा ननियाल है, खेडो की डाणी गांव पड़ता है। तो वहाँ से आप इतनी दूर से चल करके आए हैं। इन बच्चों के हित में इनकी बात है वो और ज़्यादा मित्रों तक पहुँचे जिन तक अब तक पहुँच नहीं पाई है। तो और आपका चैनल भी खूब आगे बढ़े, आप ऐसे भाव लेके चले, कहीं ना कहीं अपने विचारों में काफ़ी समानता है, इस कारण आप चल के आए हैं। बाकी तो वीडियो और भी खूब सारी तरीके से बनाई जा सकती हैं, की जा सकती हैं और दुनिया कर भी रही हैं बहुत सारे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं अपने समानता की वजह से आप यहाँ आए हो, आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।